हमारा आज का विषय है जहाँ कोई वापसी नहीं। प्रसिद्ध लेखक हैं निर्मल वर्मा जी, उनके द्वारा रचित ये गद्य खंड है। और यहाँ पर शीर्षक से हमें पता लगता है कि एक बार कोई व्यक्ति अपने स्थान को, पैतृक संपत्ति को छोड़कर, यानी जमीन जायदाद को छोड़कर एक बार चला जाता है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि उनका वापस बसना जो है वो असंभव होता है। तो उसी विषय पर यहाँ पर चर्चा की गई है, यानी समाज के उसी मर्म को जो हृदय स्पर्शी है, बड़ा भावनात्मक वर्णन जो है उन्होंने किया है कि एक बार कोई अपने जगह से उजड़ जाए, किसके कारण। समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने पैतृक संपत्ति को छोड़कर बाहर रहते हैं, वो नहीं उजड़ना। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के कारण यदि किसी का एक बार उजड़ना हो जाता है, यानी उस स्थान को छोड़ देता है, यानी किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि उसका क्षेत्र आ जाता है, तो फिर उसका वापस वहीं पर रहना जो है प्राय असंभव है, क्योंकि वो उसकी ज़मीन जायदाद, उसका गांव जो है वो सरकारी क्षेत्र में जा चुका होता है। तो उसी विषय पर जो है यहाँ पर चर्चा की गई है कि प्राकृतिक सौंदर्य कितना इस संसार में महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे, वहाँ का क्षेत्र, भले ही गरीबी है लेकिन लोगों का रहन सहन कितना अच्छा होता है ग्रामीण अंचल में। और लेकिन यदि वहीं पर कोई औद्योगिक कारखाना या कोई बड़ी जो है औद्योगिक परियोजना वहाँ पर आ जाए, जिसके कारण जो है पूरे गांव की ज़मीन को जो उसे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया जाए, तो फिर उस गांव का जो प्राकृतिक चित्रण था, सौंदर्य था, वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि वहाँ बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी लग जाती हैं जिसके कारण जो है वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। और यहाँ पर विशेष जो चर्चा की है निर्मल वर्मा जी ने कि हम जो है औद्योगिक क्रांति में देश को विकसित बनाने में इतना ध्यान दे रहे हैं कि हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम जिस क्षेत्र को उजाड़ रहे हैं वो इस प्रकृति के लिए या लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। हम देखते हैं अमेरिका है, रूस है, जापान है, ये लोग जो है प्रकृति के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रकृति भी उनके साथ अच्छा खासा खिलवाड़ करती है। हमने देखा कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी, कभी बवंडर अच्छे खासे आते हैं और लाखों लोग हर साल जो है इस संसार को छोड़कर जाते हैं प्राकृतिक घटनाओं के कारण। फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं वो क्या है। और ये भी है क्योंकि उद्योग स्थापित करने हैं, बस आगे बढ़ना है, परमाणु बनाने हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने स्थापित करने हैं, मशीनीकरण करना है इस संसार का। तो ये लोग ये ध्यान नहीं देते, ये अपना मुनाफा देखते हैं। और जो बड़े बड़े जो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत बड़े बड़े सेठ लोग हैं, बड़े बड़े मालिक हैं, उनको पैसा खर्चना है, उनको कहीं न कहीं ऐसी स्थितियों पे लगाना है। तो ये था इस शीर्षक का परिचय कि जहाँ कोई वापसी नहीं का अभिप्राय यही है कि एक बार औद्योगिक क्रांति के कारण कोई उजड़ जाता है अपनी जगह से, तो वापस नहीं आता, फिर वो दर दर भटकता रह जाता है, यानी अपने मूल में नहीं आ पाता है। हम जाते हैं, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी, उनके विषय में चर्चा करते हैं कि निर्मल वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ, उन्होंने कितनी शिक्षा पाई है, तो इस पे आ जाते हैं। तो इनका जन्म हुआ है सन 1929 में, यानी 1929 में जन्म हुआ है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हम जानते हैं कि शिमला एक प्रसिद्ध जो है शीतल क्षेत्र में आता है। सर्दियों में बर्फबारी होती है आदि, यानी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण कितना अच्छा क्षेत्र हम जानते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया, यानी हिस्ट्री में, और अध्यापन कार्य करने लगे, यानी पढ़ाने लगे। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान, जो प्राचीन विषय पे शोध करता है, उस संस्थान में प्राचीन विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में, यानी 1959 में वहाँ गए और चेक उपन्यासों, जो फ्रेंच भाषा में आदि में उपन्यास लिखे थे तथा कहानियाँ हैं, उनका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। यानी इस विषय पर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? शिमला में। शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कब हुआ है? सन 1929 में, यानी 1929 में। शिक्षा की बात करें, यानी उन्होंने जो है दिल्ली विश्वविद्यालय
कॉलेज का नाम था सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, नाम था नहीं। और हिस्ट्री में इन्होंने एमए किया है, शिक्षा जो की है। अध्यापन कार्य इन्होंने व्यवसाय किया है, तो इन्होंने जो है एमए किया और वहीं पर जो है पढ़ाने लग गए थे इसमें स्टीफेंस कॉलेज में ही। और चकोस्लो जो वाकिया के प्राच्य विभाग संस्थान है, विभाग है यूनिवर्सिटी का, तो उसके निमंत्रण पर सन 1959 में वहाँ गए और चेक उपन्यास और कहानियों का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही, जैसा हिंदी पर उनका अधिकार था वैसा ही समान अधिकार अंग्रेजी पर भी था। तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर, यानी जो यूरोपीय संस्कृति थी, वहाँ का समाज था और उनकी राजनीतिक जो समस्याएं थी, उन पर अनेक लेख लिखे हैं। और रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट लिखी हैं उन्होंने, जो उनके निबंध संग्रह में संकलित है। यानी बहुत सारे निबंध जो उन्होंने लिखे हैं उनमें जो है ये सारी बातें लिखी गई हैं। सन 1970 में वे भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे, यानी फ्रीलांसर रूप से जो है राइटर बन गए, स्वतंत्र लेखन जो है वो हो गए। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान, यदि बात करें हिंदी साहित्य को क्या योगदान दिया इन्होंने, यदि इनके साहित्य का क्षेत्र के बारे में जाने तो कथा साहित्य के क्षेत्र में है विशेष योगदान इनका, कहानी साहित्य में दिया है। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। जो नई कहानी रूप में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके मुख्य जो है वो माने जाते हैं। आप कह सकते हैं कि उनके साइन के बिना, यानी उनके हस्ताक्षर के बिना वो अधूरे हैं। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियां आदि इनकी प्रसिद्ध जो है कहानी संग्रह हैं। वे दिन लाल टीन की छत, यानी वे दिन लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख तथा अंतिम अरण्य उपन्यास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इन्होंने उपन्यास जो है ये लिखे हैं। रात का रिपोर्टर जिस पर सीरियल तैयार किया गया, यानी एक धारावाहिक तैयार किया जा चुका है, उनका उपन्यास है। हर बारिश में चीड़ों पर चांदनी, धुन से उठती धुन में उनके यात्रा संस्मरण है, यानी जो उन्होंने यात्राएं की हैं वो यादें निबंध संग्रह के रूप में उन्होंने लिखी हैं। शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए उनके निबंध संग्रह हैं, जिनमें विविध यानी अनेक विषयों का विवेचन मिलता है, यानी वर्णन विवरण मिलता है। सन 1985 यानी 1985 में कव्य और काला पानी पर उनको, यदि पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो एक लेखक के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो इनको दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, यानी किया गया है। ये था इनके साहित्य का क्षेत्र के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी कहानियां जो है लिखी हैं, उपन्यास कौन से लिखे हैं, स्मृतियां कौन सी लिखी हैं और कौन कौन से उनको पुरस्कार जो है दिए गए हैं। निर्मल वर्मा की भाषा शैली के बारे में आते हैं तो एक ऐसी भाषा है जिसमें एक अनोखी कसावट है, अर्थात बिल्कुल लोगों के हृदय को स्पर्श करने वाली भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। जो विचार सूत्र की बात करें, यानी विचारों की गहराई की बात करें, तो उन्होंने विविध उदाहरणों यानी उदाहरणों से, जो उदाहरण जो है बिल्कुल हमारे सामने घटित हैं और जो प्रत्यक्ष हैं उनको उदाहरण शब्द से प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती हैं उनकी रचनाएं। शब्द चयन, बात करें शब्दों को जो उन्होंने चुना है, वो जटिलता यानी कठिनता न होते हुए भी उनकी वाक्य रचना में मिश्र वाक्य, जैसे आपने पढ़ा है 10th क्लास में, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो कई वाक्यों को अर्ध विराम या अल्प विराम का प्रयोग करके एक वाक्य में मिला दिया जाता है। तो हमें पता है मिश्र वाक्य होता है और पहले वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य और, तथा, किंतु, परंतु आदि से जोड़कर जो वाक्य बनाए जाते हैं, तो इन वाक्यों की उनकी रचनाओं में प्रधानता है। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू यानी भाषा, उर्दू भाषा और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक जो सरलता से, सामान्य रूप से, जो प्राकृतिक रूप से जो है हम वचनों में भी बोल देते हैं, कहते वक्त भी बोल देते हैं, तो ऐसे शब्दों की मुख्यता जो है, प्रधानता जो है उनकी है। इसके बाद यानी स्वाभाविक प्रयोग किया, जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन यानी नए प्रयोगों की झलक मिलती है। तो यह है निर्मल वर्मा जी के बारे में कि उनकी भाषा, उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। अब हम आ जाते हैं मुख्य विषय पर
जहां कोई वापसी नहीं, अर्थात एक बार औद्योगिक क्रांति के कारण यदि कोई अपने क्षेत्र से उजड़ जाए तो वापस जो है वहां पर आकर नहीं रह सकता है उस क्षेत्र में। तो उसी विषय पर निर्मल वर्मा ने अपनी इस निबंध में चर्चा की है। और ये एक समाज की विडंबना है, क्योंकि हमने बहुत सारे राज्य ऐसे देखे हैं जो बेचारे कहीं दिल्ली में रहकर, कहीं मुंबई में रहकर बड़े बड़े शहरों में आते हैं, कोई रेहड़ी लगाता है, कोई बेचारा मजदूरी करता है, कोई सड़क पर, रोड पर काम करता है, किसी न किसी प्रकार मजदूरी। तो उनकी मजबूरी क्यों होती है? क्योंकि उसके क्षेत्र को उजाड़ दिया गया किसी क्रांति। उदाहरण ले, टिहरी बांध है, टिहरी बांध बनाया जब कई हजार गांव जो है या आसपास के क्षेत्र का पूरे को उजाड़ के जो है वहां पर चारों ओर बांध बना दिए गए थे, उस क्षेत्र को जो है पानी से भर दिया गया। और तो उसकी मर्मता भी यहाँ पर जो है प्रयोग की गई है इस पाठ में कि किस प्रकार लोग वहां से उजाड़ दिए गए हैं और उनके जमीन के एवज में कुछ पैसे देकर वहां से निकाल दिया गया। क्योंकि सरकारी मुआवजा मिलता भी कितना है, लोग उससे अपना दूसरा घर या दूसरी जमीन उतनी खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हो जाता था। अब तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन पहले ऐसा होता था। चलो आते हैं, यहाँ सिंगरौली क्षेत्र है, बात की गई है सन 1983 की। तो धान की रोपाई का महीना यानी बारिश का सावन का महीना होता है, तो उस महीने की बात की है। यदि बात करें अंग्रेजी महीने की तो जुलाई या जून का लास्ट जो होता है वो धान की रोपाई का समय होता है। तो उस समय क्या होता है, हम सबको पता है कि बीच बीच में बारिश होती रहती है, चारों ओर खेतों में पानी, यानी बारिश की धान के महीना यानी धान की रोपाई के महीने की विशेषताएं क्या है। बारिश का महीना होता है, उस समय जगह जगह लोग जो है अपने खेतों में, क्योंकि बारिश के कारण पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें धान रोप रहे होते हैं। देखो, बीजारोपण करना और रोपना दोनों में अंतर है, बोना और रोपना। पौधों को उठाकर जब हम जमीन में लगाते हैं तो रोपना होता है, और जब हम किसी बीज को हम किसी खेत में डालते हैं तो बीजारोपण होता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों शब्दों में। तो हम सबको पता है कि खेतों में पानी जमा होता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए। सिंगरौली एक पूरा जिला है और उसी का एक गांव है नवा गांव। तो उस स्थान पर गए। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है। ये संस्मरण के रूप में लिया है, यात्रा संस्मरण के रूप में, कि निर्मल वर्मा जी उस क्षेत्र में गए थे। तो जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव थे, 18 इन्हीं गांव में एक नाम है अमझर, यानी आम झरन, झर मीन्स झरना, यानी आमों के झरना, यानी आमों के पेड़ों से घिरा हुआ गांव। चारों ओर आम के आम पेड़, और जब आम की ऋतु आती है तो उस समय चारों ओर आम जो है वो गिर रहे होते हैं, पके हुए आम गिर रहे होते हैं। तो इसलिए इस गांव का नाम भी आमझर पड़ गया। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, यानी पेड़ों पर कोई फल नहीं आ रहा, फूल नहीं आ रहे हैं, न कोई फल पकता है और न ही कुछ नीचे झरता, यानी आम गिरते हैं। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के, यानी परियोजना है अमरोली परियोजना, एक चलाई गई सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट जो वहां पर लाया गया, जिनके कारण बहुत सारे गांव जो है वहां पर उजाड़ दिए गए, यानी उजाड़ दिए जाएंगे। इसी संभावना के कारण चारों ओर एक उदासी जो प्रकृति में भी और लोगों में छाई है, वो आम न गिरने का कारण जो है यहाँ पर बताया गया है। तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे, यानी वहां का जो प्राकृतिक चित्रण जो उदासी भरा है वो, यानी पेड़ तक भी फल फूल जो है उन्होंने त्याग दिए, क्योंकि यहाँ पता लगा कि कोई सरकारी प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर आने वाला है, जिसके कारण ये सब जो है होने लगा वहां पर। तो टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए, यानी जब टिहरी गढ़वाल में जो उत्तराखंड का एक क्षेत्र है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है अभी भी बन ही रहा है, और कभी जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया था, बनाना शुरू किया था। तो उसमें भी पेड़ों को बचाने के लिए आदमी ने, मनुष्यों ने, लोगों ने क्या संघर्ष किया था, तो उसकी बहुत सारी कहानियां लेखक कह रहे हैं वो सुनी थी। किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मुख सत्याग्रह, यानी चुपचाप सत्याग्रह करें, यानी सत्य का आग्रह करें कि सच्चाई यह है, प्रकृति को बचाया जाए। तो इसका विचित्र अनुभव जो है, यानी एक अनोखा अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ, यानी सिंगरौली के उन गांवों में हुआ। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से, यानी दूसरी नजर से देखें तो यह एक अनोखा अनुभव था। लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर, यानी अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह रहना क्या होता है, विस्थापित होना रहता है। तो कैसे अनाथ
उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं। उन्मूलित यानी मूल रूप से जिसको उखाड़ दिया गया हो, यानी जिसको अपने ही घर से निकाल दिया गया हो, तो वो कैसे जिंदगी बिताते हैं। तो ये मैंने जैसे बताया था कि हिंदुस्तानी बड़े बड़े शहरों में किस प्रकार मजदूरी करके, यानी गंदी दम घुटती हुई भयावह यानी भयानक बस्तियों में, जिसमें यदि हम जाएं तो ऐसा सोचते हैं कि कैसे यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। तो स्लम्स में कई बार देखा था, यानी ऐसे क्षेत्रों में देखा, किंतु विस्थापन से पूर्व कैसे परिवेश में रहते होंगे ये सोचो। कोई भी ये जैसे बिहारी लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हम सोचते हैं कि ये बेचारे ऐसे ही होंगे जैसे ये गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। नहीं नहीं, एक प्राकृतिक क्षेत्र में वो कितने सुंदर जगह पर रह रहे होंगे, इसके बारे में सोचने की बात यहाँ पर निर्मल वर्मा जी ने कहा है कि ये कैसे जिंदगी बिताते होंगे, किस तरह की जिंदगी होगी इनकी। और इनका दृश्य यदि देखने की बात करें, प्राकृतिक दृश्य इनका वहां पर देखें तो अपने स्वच्छ पवित्र यानी साफ सुथरे पवित्र खुलेपन में पहली बार अमजर गांव में देखने को मिला। अमजर गांव का नाम है, जहां की बात यहाँ पर अमरोलिया क्षेत्र के गांव की बात जहां पर की गई है। पेड़ों के घने जुरमुट यानी झुंड और साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़े। खप्पर मतलब जो छत छान की या घास फूस की जो छत बना दी जाती है और मिट्टी से दीवारों को लीप दिया जाता है, तो इसलिए मिट्टी के झोपड़े ज़्यादातर हम जो है राजस्थान आदि ग्रामीण एरियो में अब भी देख सकते हैं। और पानी, चारों तरफ पानी, क्योंकि कौन सा महीना है, धान के रोपाई का यानी बारिश का महीना है। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखें, यानी रोड से जाते हुए बस से देखें, तो लगेगा जैसे समूची जमीन एक झील है, क्योंकि चारों ओर बारिश के कारण खेतों में पानी इकट्ठा हो जाता है और एक झील की तरह दिखाई देते हैं। तो एक अंतहीन सरोवर जिसमें पेड़, झोपड़े, आदमी, यानी एक ऐसा तालाब जिस तालाब के अंतर्गत पेड़ भी हैं, झोपड़ियां भी हैं, यानी घर भी हैं मिट्टी से बने हुए या घास फूस से बनी हुई झोपड़ियां हैं, उसके अंदर आदमी भी रह रहे हैं। ढोर डांगर, यानी डांगर का मतलब पशु पक्षी जो है, सारे के सारे प्राणी, उनको ढोर जो जिस पशुशाला में पशुओं को रखा जाता है, वो सारे आधे पानी में आधे ऊपर तीरते दिखाई देते हैं, अर्थात कुछ पानी में, क्योंकि घर सब दूर से नजर आए जैसे पानी में हो और ऊपर से नजर आ रहे तो मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो। यानी दूर से ऐसा लगता है यदि बस से जाएं तो जैसे सब कुछ डूबा हुआ है और सब कुछ पानी में धंसा हुआ है। लेकिन इनकी पहचान इससे विपरीत है। हम अब देखते हैं क्योंकि बारिश में दूर से ऐसा ही लगता है जैसे सब खेत डूबे हुए। ये धान की रोपाई करते हुए महिलाएं जो है दिखाई गई हैं, किसान को दिखाया गया है कि धान की रोपाई जिन बच्चों ने देखा है कैसे करते हैं, धान लगाएं, उनको पता है कि अंगूठे से किस प्रकार एक एक पौधा जो है वो लाइन पंक्तिबद्ध लगाते हैं, तो इस चित्र में वो दिखाया गया है। किंतु यह भ्रम है कि सब कुछ पानी में डूबा हुआ है, यह बाढ़ नहीं है, पानी में डूबे धान के खेत हैं। जो जरूरी है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो धान की रोपाई नहीं हो सकती। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गांव के भीतर चले, गांव के अंदर जाए, तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पात में एक पंक्ति में झुकी हुई धान के पौधे, छप छप पानी में आवाज है, ध्वनि है, छप छप रोप रही है। रोपना मैंने बताया था, पौधे को लगाना। तो सुंदर हैं, सुडोल, धूप में चमचमाती काली टांगे। यहाँ जो है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, यह शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं है। और जो भी इस प्रकार जो ग्रामीण अंचल में जो इस प्रकार की बातें होती हैं, तो यहाँ शरीर से कोई सुंदर ना हो, लेकिन अपने श्रम से, अपने मेहनत से, अपने मन से जो सुंदर है, वही निर्मल वर्मा जी ने सुंदर की बातें की गई हैं। और सिरों पर, सिरों का मतलब सिर पर चटाई के, यानी जो घास फूस से बनती है चटाई, छांव के लिए जो सिर पर छांव रखने के लिए जैसे टोपी होती है, तो उसी के किस्ती नुमा हैट यानी किस्ती की तरह टोप जो है, जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी यानी अंग्रेजी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। यानी वियतनामी विदेशी जो औरतें होती हैं, चीनी औरतें हैं, जो ज़्यादातर सिर पर बड़ा बड़े हैट पहनती हैं, तो उसकी यादें जो है वो दिलाती है। ये किसके बने हुए होते हैं? घास फूस के बने हुए थे, बांस की जो है लकड़ियों को काट के बनाया जाता है, यानी छिलके से बनाया जाता है। तो ये टोप बनाए जाते हैं जो सिर पर जो है धूप ना पड़े, तो उसके लिए जरा सी आहट पाते ही, यानी हल्की सी आवाज आते ही एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती हैं। कि निर्मल वर्मा जी ने कहा कि हम खेतों में जो गांव को देखने गए, अमजर गांव को,
बिल्कुल उन युवा हिरणियों की तरह, जवान हिरणियों की तरह, जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के यानी वन्य स्थल यानी वृंदावन में देखा था। क्योंकि हिरण भी हल्की सी आवाज सुनते ही चौंक जाता है, उन औरतों की तुलना उन हिरणियों से की है। तो यहाँ पर जो है वाक्यों में सुंदरता जो है यहाँ पर की गई है। किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ विस्मय से, आश्चर्य से मुस्कुराती हैं। हिरणियों की बात करें तो वो हल्के से आट पाते से वहां भाग जाती हैं, औरतों की बात की वो आश्चर्य से मुस्कुराती हैं और फिर सिर झुकाकर अपने काम में लग जाती हैं, यानी डूब जाती हैं। यह समूचा संपूर्ण दृश्य यानी जो दिखाई दे रहा था चारों ओर का दृश्य इतना साफ है और सजीव है, यानी जीवन जिसमें भर गया है, अपनी स्वच्छ मासलता से यानी हष्टपुष्ट शरीर से, पवित्र शरीर से इतना संपूर्ण और शाश्वत, साक्षात बिल्कुल सामने कि एक पल के लिए, एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटिया मेट यानी धूल में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला था। झोंपड़े, खेत, ढोर, यानी यहाँ पशुओं के लिए ढोर शब्द प्रयोग किया गया है, जो पालतू पशु होते हैं, आम के पेड़, सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा। जो आज की वर्तमान जो औद्योगिक क्रांति है उसकी कॉलोनियां स्थापित हो जाएंगी, चारों ओर पक्के मकान, पक्के जो वो फैक्ट्रियां हैं वो बन जाएंगी, जिसके कारण यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो क्या हो जाएगी? गंदी, बेकार हो जाएगी। और ये हंसती मुस्कुराती औरतें जो आज धान की रोपाई कर रही हैं, या तो भोपाल में भी, जबलपुर, ये जो बड़े बड़े शहरों के नाम बताए हैं, या बैठन की सड़कों पर पत्थर तोड़ती कूटती हुई दिखाई देंगे। आज जो अपने खेतों में धान लगा रही हैं, औद्योगिक क्रांति आने के कारण इनका ये क्षेत्र उजड़ जाएगा और फिर किसी शहर में ये सड़कों पर काम करती हुई दिखाई देंगे। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की एक तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी। यानी बात है कुछ वर्षों तक उनके अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने घर की याद जो है आती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे धुंधली हो जाएगी, भूल जाएंगे। किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा, जो बेचारे छोटे हैं, अब गांव की मिट्टी में खूब खेल कूद रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव यानी पूर्वजों का गांव था और जहां पर आम झरा करते थे। आज हम भी यदि बच्चों को बताते कि हमारे खेतों में इतने आम थे, इतनी जामुन थी, इतने फलदार पेड़ थे, तो थोड़ा सा आजकल के बच्चों को आश्चर्य लगेगा कि हमारे लिए फल जो है कितने फ्री में, मुफ्त में हमारे ही खेतों में इतने मौजूद थे कि अब मन भर जाता था। लेकिन ये अब आने वाली पीढ़ियां जो अपने गांव से उजड़ गई हैं, वो क्या समझेंगे कि उनके भी घर ऐसे थे। ये बात यहाँ पर की गई है। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, अर्थात आज के भारत के नए शरणार्थी, यानी कोई भोपाल में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, ये क्या है, बेचारे शरण लेकर रहने वाले हैं। और जिन्हें औद्योगिकरण के कारण, झंझावात ने यानी भयानकता ने यानी उलझनों ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया, यानी उनको हमेशा के लिए अपने घर से हटा दिया, भगा दिया गया, वहां से जो है उनको निकाल दिया गया। निर्वासित करना, प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर चले जाते हैं। यानी यदि प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ आती है कुछ क्षेत्रों में, हमें पता है बिहार में कोसी नदी के कारण हर साल बाढ़ आती है और बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़कर जो है विभिन्न अन्य क्षेत्रों पर अपने सगे संबंधियों के पास चले जाते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां भूकंप आ जाता है, लेकिन फिर भी यदि ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो यही यहाँ पर निर्मल वर्मा जी ने बताया है कि कुछ समय के लिए, अरसे के लिए बाहर जरूर चले जाते हैं, किंतु जैसे ही आफत टलती है तो वापस दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में, समाज में, क्षेत्र में, संस्कृति में लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर कि हमारा देश तभी विकसित होगा जब ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित होंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टावर बनेंगे, या बहुत सारी बातें हैं जो प्रगति के लिए जो है कंपनियां विकसित करती जा रही हैं। तो जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, यानी अपनी जगह से मूल रूप से जड़ से उखाड़ देता है, उन्मूलित करना होता है जड़ से उखाड़ देना, तो वे फिर कभी अपने घर वापस लौट नहीं सकते।
आधुनिक औद्योगिकरण, यही यहाँ पर निर्मल वर्मा जी ने कहा है कि जब आधुनिक कारखानों के कारण, उद्योगों के कारण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, यानी केवल मनुष्य ही वहां से नहीं हटता, बल्कि उसका परिवेश यानी उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी बोली परिवेश के अंतर्गत, उसका गांव, वातावरण सब परिवेश में आ जाता है। तो परिवेश इतना विस्तृत शब्द है, तो उसका परिवेश है, उसका रहने का स्थल, आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, अर्थात तो वो वापस नहीं आ पाता। यही बात की गई है, जहां कोई वापसी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार उखड़ गया फिर वापस आना वहां पर संभव नहीं है। तो यही दर्द जो है यहाँ पर निर्मल वर्मा जी ने अपने इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर किया है। इसके बाद आगे देखते हैं कि एक बड़े पूरे ग्रामीण, यानी जो पूरी तरह से बड़ा पूरा हरा भरा खेत खलियान पेड़ पौधों से युक्त है, वो बड़ा पूरा ग्रामीण अंचल है, को कितनी नासमझी से, यानी बिल्कुल समझदारी नहीं दिखाई जाती है। ये नहीं देखा जाता यहाँ क्या क्या नुकसान होगा, बस अपना फायदा देखा जाता है गवर्नमेंट के, सरकार के द्वारा या भी औद्योगिक कारखानों के लोगों के द्वारा, जो भी है निर्ममता से, ममता रहित, दया से रहित से, जिनमें दया ही नहीं होती, वो उजाड़ सकते हैं। सिंगरौली इसका ज्वलंत यानी तुरंत का, अभी का उदाहरण है। अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना क्षोभ, इतना दुख नहीं होता, किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा यानी उपजाऊ है और जंगल इतने समृद्ध हैं, अर्थात जंगल का मतलब वहाँ के पेड़ पौधे फल फूलों से युक्त हैं, और पूरी तरह से जो है कहने का मतलब इन लोगों का रहना सहना सब कुछ परिपूर्ण है कि उनके सहारे शताब्दियों से, यानी सैकड़ों वर्षों, अनेक शताब्दियों से हमारे वनवासी यानी वन में रहने वाले लोग और किसान अपना भरण पोषण, अपना पेट भरते आए हैं, अपना पालन पोषण करते आए हैं। सन 1926 यानी 1926 से पूर्व यहाँ खैरवार जाति, आदिवासियों की जाति है, खैरवार जातियों के नाम होते हैं जो आदिवासी वन में रहते हैं, वो खैरवारी था ये खैरवार जाति। तो उनके राजा थे, वो शासन किया करते थे, किंतु बाद में यानी यहाँ पर सिंगरौली की विशेषता बताई गई है कि पहले सिंगरौली क्या था, तो किंतु बाद में जो सिंगरौली का आधा हिस्सा है वो किस में मिला दिया गया, उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया, और मध्य प्रदेश, क्योंकि ये दोनों आसपास के सीमाएं जो है एक दूसरे से सटी हुई हैं, तो इसलिए जो है उनको सिंगरौली का कुछ हिस्सा जो है, आधा हिस्सा, वो दोनों में बट गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 वर्ष पहले, यानी झारखंड को रीवा राज्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो 20 वर्ष पहले तक समूचा यानी संपूर्ण अक्षेत्र विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र के अंतर्गत और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां अधिकांशतः यानी अधिकतर कत्था, महुआ, ये पेड़ हैं, पेड़ों के नाम हैं, बांस और शीशम के पेड़ जो है वो उगते थे। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार, यानी पुरानी जो कहानी है जो लोगों के द्वारा एक दूसरे से सुनती आ रही है, वो कहानी, वो दंत कथा कहलाती है। सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली यानी पर्वतों की चोटियों से जिसकी सुंदरता जो है वो होती है, तो उसको श्रृंगार, श्रृंग का अर्थ चोटी होता है, यहाँ पर श्रृंगार नहीं होता है, तो पर्वतों की चोटियों की सुंदर पंक्तियां वो श्रृंगावली होती है। तो इस पर्वतमाला शब्द से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक उस क्षेत्र में चारों ओर अतुल, जिसकी तुलना जो है, चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक जमाने में यानी एक समय में सिंगरौली अपने अतुल, जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य से यानी प्रकृति के सौंदर्य के बावजूद भी काला पानी माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बाहर से लोगों का आना जाना जो है वो कम था, और ये सिंगरौली एक क्षेत्र है वो बिल्कुल जो है पूरे क्षेत्र से, समाज के अन्य राज्यों से, देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल कटा हुआ था, तो इसलिए दूर का क्षेत्र होने के कारण इसको काला पानी कह दिया जाता था। तो इसको काला पानी मानने का अभिप्राय यही है कि जहाँ नए लोग उस क्षेत्र में आते थे, यानी उस क्षेत्र के अंदर आते थे,
और न ही यहाँ के लोग बाहर जाने का कोई किसी प्रकार का जोखिम उठा। प्रदेश आज के इस लोलुप यानी लालची युग में अपने अलगाव से सुरक्षित नहीं रह सकता। यानी कहने का अभिप्राय है कि अपने स्थान को छोड़कर यदि बात करें, यानी अपनी जगह को छोड़कर कहीं और रहे, तो उसकी सुरक्षा की बात यहाँ पर आती है। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है, यानी उसकी संपत्ति, उसकी प्राकृतिक जो संपत्ति है वही उसके लिए श्राप बन जाती है। क्योंकि जो भी क्षेत्र सुंदर है तो उस पर सभी लोगों की, सभी अधिकारियों की, सत्ताधारियों की, सबकी नज़र उस क्षेत्र पर रहती है कि अच्छी जगह पर कोई न कोई प्रोजेक्ट, कोई न कोई परियोजना वो तैयार की जाती है। जैसे कि हमने देखा है, जो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर सरकारों ने या सत्ताधारियों ने बड़े बड़े होटल स्थापित कर दिए हैं, बड़े बड़े पार्क बना दिए गए हैं, यानी उसकी प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की जो अपार खनिज संपदा थी, खनिज यानी प्राकृतिक जो संपत्ति थी, या जो जैसे कोयला है और जैसे वहाँ के जो जल प्रवाह है जिससे वहाँ पर खदानें बनाई जा सकती हैं और बिजली के कारखाने बनाए जा सकते थे, बिजली बनाने के उद्योग स्थापित किए जा सकते थे, तो वो उद्योगपति थे जो और सत्ताधारी थे, दिल्ली के नेता लोग, उनसे छिपी नहीं रह सकी। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई थी, यानी रिहंद बांध की बात यहाँ पर की गई है कि जब रिहंद बांध बनाया गया तो उसके कारण भी हजारों गांव जो है वहाँ पर उजाड़ दिए गए थे। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत, यानी इन योजनाओं नई योजनाएं बनाई जा रही थी, इनके बनाने के अंतर्गत ही बीच में ही सेंट्रल कोल फील्ड यानी कोयला खदानों के लिए और नेशनल सुपर थर्मल पावर कारपोरेशन जो जगह जगह थर्मल पावर बिजली के जो उद्योग हैं वो स्थापित करते हैं, तो इनका निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़कें बनाई जाती हैं, पुल बना दिए गए। सिंगरौली जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ यानी श्री कृष्ण का परम धाम और अपने अकेलेपन के कारण यानी और क्षेत्रों से जुड़े हुए न रहने के कारण इसको काला पानी माना जाता था, अब प्रगति के मानचित्र पर अर्थात उन्नति के मानचित्र पर, नक्शे पर कह सकते हैं, राष्ट्रीय गौरव के साथ, राष्ट्रीय अभिमान के साथ प्रतिष्ठित हुआ, सम्मानित हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोयले की खदान बनाई गई और उन पर आधारित ताप विद्युत यानी कोयले पर से चलने वाले बिजली के जो कारखाने, बिजली के जो घर हैं, ये पूरी की पूरी श्रृंखला ने पूरे क्षेत्र को अपने अंदर घेर लिया। जहाँ बाहर का आदमी फटकता नहीं था, यानी कभी नहीं देखता था, आता था, कभी नहीं आता था, वहाँ केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई, यानी लाइन लग गई। जिस तरह जमीन पर पड़े हुए शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, जैसे कोई मृत पशु जमीन पर पड़ा होता है तो चील और गिद्ध जो है चारों ओर आ जाते हैं आकाश में, उसको खाने के लिए मंडराने लगते हैं। वैसे ही इस प्राकृतिक संपदा से युक्त जो सिंगरौली क्षेत्र था, इसको समाज जो है खाने के लिए, कहने का मतलब उद्योग स्थापित करने के लिए इंजीनियर और विशेषज्ञों की लाइन लग गई। तो यही यहाँ पर तुलना की गई है गिद्ध और चीलों की। वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारी जो थे और सरकारी कारिंदे, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो भी सरकारी अधिकारी थे, उनका आक्रमण शुरू हो गया, यानी उस क्षेत्र में विकास करने के लिए कारखानों का निर्माण जो उन्होंने शुरू कर दिया। विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर, उजला का मतलब जो प्रकाशित है हमारे सामने जो आया है कि विकास हो रहा है कारखाने बनाने से, जो व्यापक पैमाना है यानी विस्तार का जो पैमाना है मापने का, जो बात करें यदि विस्तार को मापें तो विनाश का अंधेरा ही लेकर आया था। हम इसका छोटा सा जायजा लेने के लिए यानी जांच करने के लिए दिल्ली में स्थित है लोकायन संस्था है। तो लोकायन संस्था का मतलब हमारे जो प्राकृतिक संपदाएं कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में जानकारी रखती है। तो उसी की ओर से सिंगरौली गए थे। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था, अर्थात एहसास नहीं था कि औद्योगिकरण का चक्का जो था, यानी कहने का मतलब औद्योगिकरण की जो चक्की चली, जिसके कारण प्राकृतिक संपदाएं उस चक्की के अंदर पिसी जा रही हैं, तो उसी चक्के के कारण जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया
उसे रोका जा सकता है। यानी स्वतंत्रता के बाद उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट करने की जो चक्की चलाई गई है उसको रोका जा सकता है, ये बात की गई है। शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे, यानी जिस समय निबंध लिखा गया उससे 35 साल पहले जो है यहाँ निर्मल वर्मा जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि यदि 35 वर्ष पहले उद्योग स्थापित करने लगे इस देश में उन्नति करने के लिए, यदि पहले ध्यान दे लेते तो शायद हम इस प्राकृतिक संपदा को बचा सकते थे, अर्थात हमारे पास कोई दूसरा विकल्प जो है हो सकता था जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा न होकर, यानी मानव सुखों की बात करें तो ये भौतिक प्यास न होकर, यानी सुखों की प्यास, यानी कहने का मतलब भौतिक संपदाएं हैं जो हम अपने घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण जो है कंपनियां फैक्ट्रियां करती हैं, यदि ये प्यास नहीं होती, जीवन की ज़रूरतें ही निर्धारित होती तो शायद हमारे पास विकल्प था। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, यानी पश्चिमी देश यूरोप अमेरिका आदि ऐसे विकल्प को खो चुके थे कि वो प्राकृतिक संपदा को बचाने में असमर्थ थे, तो भारत में इसकी संपदाएं खुली हुई थी, यानी भारत उस विकल्प को देख सकता था, अर्थात अपने प्राकृतिक संपदाओं को बचा सकता था, क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज, यानी अंग्रेजों का राज हमारे देश पर हुआ था, हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा। अंग्रेज अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति हमारे देश के लोगों पर थोप रहे थे और चाह रहे थे ये लोग भी हमारे जैसे हो जाएं। तो कुछ रूप में तो कह सकते हैं उन्होंने हमारे देश के लोगों को बदल दिया, लेकिन पूर्ण रूप से हमारी संस्कृति को समाप्त करने में अंग्रेज लोग असफल रहे, यानी वो अपना सांस्कृतिक परिवेश हमारे ऊपर स्थापित नहीं कर सके, यानी उसमें असफल रहे। तो क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे जैसी वेशभूषा पहने लोग, हमारी जैसी भाषाएं, वैसे अंग्रेजी को छोड़ गए अंग्रेज लोग, तो कहने का मतलब क्या है कि वो अपनी छाप तो छोड़कर गए ही, लेकिन हमारी संस्कृति को पूर्ण रूप से नहीं मिटा सके। भारत की सांस्कृतिक विरासत, यानी जो हमने पूर्वजों से जो संपत्ति, जो धन, जो प्रकृति, जो भाषा, जो वेशभूषा मिली है, वो सारी की सारी सांस्कृतिक जो हमारी संपत्ति है, यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। जैसे यूरोप में म्यूजियम बनाए गए, बड़े बड़े संग्रहालय बनाए गए हैं प्राचीन काल को, उस देश की प्राचीन सभ्यता को जानने के लिए, ऐसे नहीं था। अब तो बन गए हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे म्यूजियम बन गए, संग्रहालय बन गए हैं, हम पुराने लोगों को जानते हैं कि उनका रहन सहन कैसा था। तो ऐसे नहीं थी, वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती से जोड़ती है, उसके जंगलों से जोड़ती है, नदियों, अर्थात एक शब्द में कहें तो उसके सारे के सारे परिवेश यानी वातावरण के साथ जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक, यानी सारा का सारा जो हम लोगों से सुनते आए हैं, वो सारी की सारी बातें संसार पोथियों में नहीं, यानी किताबों में नहीं रखता, बल्कि इनको रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता, यानी जो दिखाई नहीं देता, रिश्तों में वो परंपराएं जुड़ी रहती। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। यदि बात करें यूरोपीय देशों की, तो वो मनुष्य और भूगोल के बीच, यानी आस परिवेश के बीच, वातावरण के बीच या प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उनका प्रयास है, कोशिश है। लेकिन भारत में केवल पर्यावरण से बीच से संबंध नहीं है, बल्कि रिश्तों से है, परंपराओं से है, संबंधों से है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्कृति के बीच जो पारंपरिक संबंध बनाना है, वो सारा बनाए रखने का प्रश्न जो है यहाँ पर उठता है। स्वतंत्रतोत्तर, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, सबसे बड़ी दुख की घटना यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना, यानी नेताओं ने कारखानों या उद्योग स्थापित करने का रास्ता चुना, ये बड़ी दुख की बात नहीं है। उससे बड़ी ट्रेजेडी तो यह है, उससे बड़ी दुख भरी घटना तो ये है कि हमने पश्चिमी देखा देखी की, यानी पश्चिमी देशों की वेशभूषाएं, उनकी बोलियां, उनकी भाषाएं, उनकी जो नकल हमने की
और हम उनकी नकल करते करते हमने अपने देश की परंपराओं को, संस्कृति को, वातावरण को नहीं देखा, बल्कि उनकी नकल करते समय हमने प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के जो बीच जो वेशभूषाएं, भाषाएं आदि के बीच जो नाजुक संतुलन था वो किस प्रकार नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। बचाया जा सकता था उसको। इस और हमारे पश्चिमी शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। जो पश्चिमी देशों से पढ़े लिखे थे, कोई वकालत करके आया था, बैरिस्ट्री प्राप्त करके आया था, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर पश्चिमी देशों से आया था, और जो नेता थे उनका ध्यान इस ओर कभी नहीं गया कि किस प्रकार हम अपने देश की परंपराओं को जीवित रखकर अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो हम बिना पश्चिमी को मॉडल बनाए, यानी अपना मॉडल बनाए हुए, अपनी शर्तों पर, अपने नियमों पर, अपनी मर्यादाओं के यानी रीति रिवाजों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप, भारतीय रूप निर्धारित कर सकते थे और कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया है, ये ऐसा नहीं लगता। निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कभी हमारे शासकों ने, हमारे सत्ताधारियों ने, हमारे नेताओं ने ये ध्यान दिया हो कि किस प्रकार हम अपनी शर्तों, अपनी संस्कृति, अपने मनुष्यों के आधार पर औद्योगिक विकास कर सकते हैं। तो ये था जहां कोई वापसी नहीं, हमारा ये निबंध। और इस निबंध में निर्मल वर्मा जी का प्रयास क्या रहा? यही रहा कि इस उजाड़ की सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए, हमें उद्योगों को स्थापित भी करना है और अपने देश को विकसित भी करना है। तो हमें वहाँ की प्रकृति, वहाँ के मनुष्यों को, वहाँ की मर्यादाओं को, वहाँ की वेशभूषाओं को, सबको ध्यान में रखकर चलना होगा, ताकि हम अपनी प्राकृतिक संपदा को बचा सकें और हम अपने देश को जो है ये नहीं कि किसी पर हम जो किसी को बचाने के लिए या किसी चीज़ को हम जोड़ने के लिए या किसी योजना को बनाने के लिए संस्कृति को नष्ट करें, ये नहीं। तो ये हमारा पाठ था। तो इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर भी आने वाले हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो किस आधार पर है ये ध्यान रखना है। कहाँ के किस क्षेत्र की बात की गई है? सिंगरौली की है। सिंगरौली में नवा गांव है, नवा गांव में एक गांव है, नवा गांव भी कई गांवों का एक समूह है, जिसमें एक गांव है अमझर। तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। लेखक हमें पता है कौन है, निर्मल वर्मा जी हैं। तो इस पाठ को एक बार दोबारा से आपको समझ लेना है। आज इतना ही। प्रश्नोत्तर की PDF जो है मैं आपके पास भेज दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप इतना ही इसको समझिए। और इसका लेखक परिचय जो है वो आपको पॉइंट वाइज मेरे द्वारा भेजा जाएगा, वही आपको लिखना और याद करना है।